अरे अभी मेरे लिए तो आवाजें बचाना बहुत है जी, एनर्जी कहाँ बचता है। उमापति सर जी याद है ना तुम लोग को? गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग। उमापति सर जी याद है? उमापति सर जी, तो जब वो पढ़ा के निकले ना, तो जब जैसे वो पढ़ाते रहते, पहले मेरा क्लास रहता था, तो पढ़ा के जो ही हम निकले ना, तो इधर यहाँ बुलाए, बुला के कहें काहे लिए इतना तेज बोलते हैं, ऊर्जा बचा के रखिए। आवाज आ रही है ना जी मेरी? और ज्योति, अब ज्योति तेईसा तेज कला वॉल्यूम। तो उमापति सर जी क्या है भूपेंद्र, निकलते कहें कहीं इतना तेज बोलते हैं, एनर्जी बचा के रखा करिए, अभी उम्र समय है, हम लोग के एज में आएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो हम कहा सर जी शादी उदी हो गया आपका? कह रहा है नहीं। तो हम कहा सर जी बस ये अब हम लोग युवा पीढ़ी, हम लोग तेजे बोलेंगे तबे लड़का पसंद करेंगे, नहीं तो हम लोग को पसंद नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। कह रहा नहीं बात सही है, हम लोग तो धीरे भी बोलते हैं तो काम हो जाता है। हम कहा हाँ सर, यू आर प्रोफेशनल टीचर सर। तो 2 बार 3 बार ऐसे ही बोले, तो उसके बाद हमको ध्यान से देख के कह रहे हैं मजा ले रहे हैं। हम कहे नहीं सर जी कहाँ मजा ले रहे हैं हम। तो रोज हमको कहते थे कि धीरे बोला करें, हमसे हो ही नहीं पाएगा, वजह वैसी है। बैठ गया पहलवान, कोयल की तरह गाना वाना गाते थे, अब कहाँ गा पाए। अब तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो बढ़िया गाना गाते हैं, हम खाली अब नाच पाते हैं, बस गाना होना नहीं, गाना होना नहीं। हाँ हाँ। हाँ। सोमैटिक एम्ब्रियो में। हाँ, बैक, बैक करके उस, कोई बोलो जी बैक करके वापस आए वो। कोई बोलो बैक करके वापस आए, बैक होके वापस आओ कर दो, ऐसे काट के फिर से आ जा। और सबको जा रहा है ना आवाज? और तो हम बता रहे हैं, सबको जा रहा है ना? तो अब ये पढ़ा रहे हैं ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग करेंगे, तो 3 मेथड के द्वारा जोड़ा जाता है, दो दो सोमैटिक सेल को जोड़ा जाता है 3 मेथड के द्वारा। तो उसी में एक मेथड आता है प्रीति, जिसको बोला जाता है पेग मेथड। पेग मेथड क्या है? पीईजी मेथड, पीईजी मतलब पॉली ऑक्सी एथाइल ग्लाइकोल मेथड। तो आपको याद होगा ना कि पॉली एथॉक्सी ग्लाइकोल क्या करता है, कवच बना देता है, और कवच बना के चीजों को क्या कर देता है, एक में एडजस्ट कर देता है। तो वैसे ही अब ये, हाँ हाँ, तो अब ये क्या करेंगे प्रीति ने, कि जब हम दो सेल को जोड़ेंगे, दो सेल को जोड़ेंगे तो उसके ऊपर रैपिंग हो जाती है पेग की, पॉली एथॉक्सी ग्लाइकोल की क्या बोलते हैं, रैपिंग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि दिखता है एक ही चीज है सीड की तरह, और उसमें दोनों दोनों सेल रहते हैं, एक प्लांट ए प्लांट बी दोनों के। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रैपिंग या ई कैप्सुलेशन। यानी हम आपको कल ये भी बताए थे कि किसी भी 2 चीज 3 चीज 4 चीज 5 चीज को इक्का में मिला के ढक देना, एक यूनिट बना ही देना, ये क्या कहलाता है, ई कैप्सुलेशन। ठीक। तो इकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को जोड़ जाड़ के एक यूनिट बना देना ना। एग्जांपल जैसे कैप्सूल उपसूल, कैप्सूल उपसूल हम लोग खाते हैं दवाई वाला, तो देखते हैं ना उसमें दाना 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 जैसा ढेर सारा कंसंट्रेशन रहता है दवाइयों का, लेकिन उसको बनाया किस में गया रहता है, एक एक लेयर बना के उसमें कैप्सूल में बनाया। तो इसी प्रोसेस को इकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे कल बताए थे ना, एक चिनौटी ले लो, उसमें सुरती भी रख लो, और उसी में चूना भी रख लो, और चिनौटी को बंद कर दो। तो अब है क्या, ये एक यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं, चिनौटी है, लेकिन उसमें रहता क्या है, 2 चीजें, चुन्ना और सुरती। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं ई कैप्सुलेशन। हाँ देखिए, जैसे ये हो गया एयरबड, ईयरबड हो गया ना, ये ईयरबड जो है, अब ये इसका डिब्बा है चार्ज करने वाला। अब इस ईयरबड में देखो, अब क्या तुम जानते हो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है ना। तो ई मान लो खाली हो, और एक अंदर हम क्या रख दिए, एक खो ये वाला ईयरबड रख लिए, और एक खो हमारे मित्र अभी लगाए हुए हैं। तो दोनों को रख के जब इसको हम बंद कर दिए तो क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन। ठीक। अब समझ में आया?
हाँ, आर्टिफिशियल सीड ऐसा सीड होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियली मेथड से तैयार करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में तैयार करते हैं। और कहाँ प्रोसेस बताइए, पूछना चाहिए तब ना कि सर जी बनाने का प्रोसेस बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ अब एक बात बता रहे हैं। अब प्रीति का एक सवाल था आज कि सर जी आप उस दिन बताए थे कि यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसमें हमने सोडियम एल्जीनेट रखा था ना जी, सोडियम एल्जीनेट रखा था और यहाँ बीकर जो लिए थे, मान लो कुछ भी ले लो, इसमें कैल्शियम क्लोराइड रखा था। लेकिन सर जी कहीं कहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ टेस्ट ट्यूब की जगह क्या दिया है, ब्यूरेट दिया है ना जी। तो हाँ, नहीं ये गलत बात है। देखा, हाँ, अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम क्लोराइड अगर इसमें हम रख देते हैं प्रीति, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हमने रख लिया और इसमें इम्ब्रियो रख लिए, ठीक, तो अब हम ऐसा कौन सा चीज लेंगे जिसमें ड्रॉप मेथड के द्वारा हम इसमें सोडियम एल्जीनेट प्रोवाइड करेंगे, बताओ। मान लो पीपेट ले लिए, ब्यूरेट ले लिए, ये दो चीजें जो खींचने उचने वाले जो पतले यंत्र होंगे उन्हीं तो ड्रॉप ड्रॉप करके गिराएंगे हम। तो तुम अपना प्रैक्टिकल इसमें भी करा सकती हो, क्या बोलते हैं, हाँ बोला। अच्छा ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, अब यही चालू करना जब बोलेंगे। हमारे कहने का बस इतना अर्थ था कि आप ये ना घबराइए कि उन्होंने अगर टेस्ट ट्यूब में आपका एक्सप्लांट लिया है या इम्ब्रियो लिया है और उसके ऊपर से हम ड्रॉप ड्रॉप करके सोडियम एल्जीनेट गिरा रहे हैं ना, तो सोडियम एल्जीनेट गिरा रहे हैं तो आखिर यहाँ पे तब क्या लेंगे, पीपेट ले लेंगे। कहने का बस इतना ही मतलब है कि आप यहाँ पे जो लीजिए मीडियम तैयार कर लिए, आपको जो सुटेबल बर्तन लगे वो ले लीजिए। कुछ लोग टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो को रख रहे हैं या सोमेटिक स्ट्रक्चर को रख रहे हैं, सोमेटिक पार्ट को रख रहे हैं, तो वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें आराम से उनका एम्ब्रियो डेवलप करेगा और रुई से कॉटन से क्या करेंगे, इसको बंद करके ले जाके रख देंगे, ठीक। और हमने क्या किया था, क्योंकि हम इसमें तैयार कर रहे हैं, हम इसमें CaCl2 ले रहे हैं और इसी में हमने अपना एक्सप्लांट रखा हुआ है, और हम मान लो इसमें इसमें ना लेके पीपेट में ले लिए, ब्यूरेट में ले लिए, किसी भी चीज में ले लिए, बस हमको इतना पता हो कि ऐसे बर्तन मिले जिससे हम ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें गिरा सके। आपका मन चले आप सिरिंज में ले लीजिए, आप ड्रॉप ड्रॉप करके गिराइए इस बर्तन में। अब तुम कह रहे थे कि सर जी ये वाला बर्तन सुटेबल होगा, ये वाला बर्तन सुटेबल नहीं होगा ना, तो हम आपको बताए थे कि ये वाला बर्तन ज्यादा सुटेबल होगा, काहे लिए, क्या है कि फिर इसके बाद इसको हमको क्या करना है, निकालना भी तो है ना, और निकाल के तब हो सके तो हम अगर एक ऐसा टेस्ट ट्यूब ले उसमें ट्रांसफर कर दे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तक इसमें से निकालेंगे नहीं तब तक फिर उसमें हवा नहीं आएगी, हवा नहीं लगेगी, तो फिर वो लेयर कैसे बनेगा उसके ऊपर, नहीं बनेगा। तो जो भी बर्तन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने सिलेक्ट किया था बीकर, क्योंकि बीकर में हमको प्रैक्टिकल करना आसान था। कैसे आसान था, क्योंकि यहाँ पे जो बीकर है ये ज्यादा, ये आयतन इसके क्या है, ज्यादा है, और इसमें जब हम अपना प्लांट रखेंगे या इम्ब्रियो रखेंगे, इम्ब्रियो देखो यहाँ पे इम्ब्रियो रख रहे हैं, तो जब इसमें हम ड्रॉप ड्रॉप करेंगे ना तो इसके ऊपर जब पानी की लेयर बनेगी तो हमको आसानी से दिखाई देगी, सोडियम एल्जीनेट की लेयर जब इसके चारों तरफ घेरा बनेगा दिखाई देगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें से उसको फिर निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमको बीकर में दिखाई दे रहा है। और बात यह है कि आप अगर इस टेस्ट ट्यूब में करना चाहते हो तो आप टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड लेके इसमें अपना इम्ब्रियो रख लो और ड्रॉप ड्रॉप करके पीपेट, ब्यूरेट, सिरिंज, नीडल, जिससे मन करे आप, या आप उंगली से ड्रॉप ड्रॉप उसमें करके सोडियम एल्जीनेट गिराते रहिए। तो आप जब इसमें गिराएंगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि इसके तली के सरफेस को जब पकड़ लेगा तो मात्रा घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो हमने इसीलिए क्या चुना था, बीकर और टेस्ट ट्यूब चुना था। आप टेस्ट ट्यूब और पीपेट चुन सकते हैं, आप टेस्ट ट्यूब और ब्यूरेट चुन सकते हैं, आप ये कोनिकल फ्लास्क भी चुन सकते हैं जो ऐसे रहता है जी, निचवा चौड़ा से पतला, वो वाला बर्तन भी चुन सकते हैं। बात समझ में आई, बर्तन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको बात इतनी याद रहनी चाहिए कि जो हमारा मीडियम रहेगा वो कैल्शियम क्लोराइड का रहेगा, उसमें हम अपना एम्ब्रियो रखेंगे और ड्रॉप ड्रॉप करके ही सोडियम एल्जीनेट हमको गिराना है। बाकी आप प्रैक्टिकल इसमें करिए चाहे इसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गिलास में करा, चाहे थरिया में करा, चाहे लोटा में करा। समझ में आया बात। तो इसमें जो इसमें बर्तन हम सेलेक्ट करते हैं उसका कोई रोल नहीं है, आपके पास जो रहेगा आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
हाँ, ये सेलेक्ट करना इजीली इजी इसलिए हो जाता है उनको, क्योंकि वो कॉटन प्लग से ढक के इसको रख देंगे तुरंत। लेकिन आप देखे थे ना टाइम कितना था, कितने टाइम के बाद वो उसके चारों तरफ घेरा बना लेता है, कितने टाइम के बाद। तो इतना ही देर के लिए अब इसमें पूरा हमको पूरा मीडियम गिराना पड़ेगा, और इसमें आसानी से हम फोर्सेप्स से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो कि जौन बर्तन अच्छा लगे वो बर्तन सेलेक्ट कर लिया, ठीक। बाकी और कोई बात नहीं, बस याद इतना ही रखना है कि कैल्शियम क्लोराइड में रखना है और सोडियम एल्जीनेट उसमें हमको ड्रॉप ड्रॉप करके गिराना है, ठीक है। बाकी और किसी की दिक्कत है कुछ तो पूछिए। देखो भाई, एक बंदा ऐसा है जो मेरे पास नोट्स भेजता है लिख के, केवल एक एक लड़का, मतलब भेजते सभी लोग हैं लेकिन एक लड़का है जो मतलब हम अब बोलना ही छोड़ दिए कि मतलब लिख के भेजिए या नहीं भेजिए यार, क्योंकि अब तुम लोग हम ही से लिखवा के, इतना पढ़ाने के बाद आपको खुद से नोट्स तैयार करना चाहिए, और तैयार करके भेजिए, जो दिक्कत होगा तब हम भेजेंगे। भूपेंद्र हर चीज का नोट्स भेजता रहता है, और हर चीज का नोट भेजेगा तो उसमें कुछ चीजें वो अपने से ऐड कर लेता है, हाँ नेट से निकाल के, जैसे भी बुक से, जैसे तो वो सारी चीजें, जैसे वो मेरे फायदे के लिए नहीं भेजता कि सर जी ये देख लीजिए इतना इसमें लिख लिए हैं, वो चीजों को समझा रहता है और हर एक टॉपिक बना बना के लिखा रहता है, मतलब जितनी चीजें उसके दिमाग में रहती हैं उसको लिख दिया रहता है। तो आपके दिमाग में भी जितनी चीजें हैं ये लिख के नोट्स बनाइए, और नहीं बनाएंगे तो फिर आपकी गलती है, आप उतना ही जितना तेज समझ में आवला हमारे पढ़िए ना उतने तेज बुला हो जाला, ठीक है। तो नोट्स भेज नहीं रहे हैं सब लोग, तो नोट्स भेजिए सभी लोग, ठीक। और ये कौन, हाँ 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 भेजे भेजे, आया, हम तो कह ही रहे हैं सबका नहीं आता है, कुछ लोगों का आ रहा है बस। और हम तो बताते भी है नोट्स आपके भेजने के बाद कि इनमें क्या है क्या नहीं, लेकिन तुम लोग कभी गलत लिखते ही नहीं हो, बहुत अच्छा लिखते हो, मतलब बहुत अच्छा बच्चा हो, उलुलुलु बच्चा हो, बढ़िया वाला बच्चा हो, अरे अरे बच्चा हो, तो बढ़िया लिखते हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जैसे सौरभ हुआ अब तक नोट्स में नहीं भेजता है कभी, तो क्या होगा ना। मनीषा नोट्स नहीं भेजती, प्रज्ञा नोट्स नहीं भेजती, प्रिया सरोज, प्रिया मौर्य नोट्स नहीं भेजती। अब बोलो कितना, इतना तो नाम याद है, ऐसे ही हमको जनरली नाम याद है। और नहीं कभी इन लोगों ने ये कहा कि सर जी मान लीजिए नहीं मिल रहा है नोट्स या नहीं हम लिख पा रहे तो आप भेजिए, हम यही करते कि हम भी भेजते, लेकिन यही है इतने लोग नोट्स नहीं भेजते हैं। आवेश आप भी नोट्स नहीं भेजते हैं, और क्लास में का, हाँ तो ना, हाँ हम जो हम ज्योति नाम नहीं, हम ज्योति नाम नहीं लिए उसमें, हम बता रहे हैं ना कि ये लोग एकदम नोट्स नहीं भेजे, एकदम जो कहा जाता है। बाकी तो हम लोग का मतलब भाई ना बने तो हमारा क्या जाएगा जी, आप लोग नोट्स बनाइए। और दूसरी बात, कौन है क्लास में, क्या बोलते हैं, अंजलि कौन है, अंजलि गौड़ क्लास में है, क्लास में नहीं है, उसको मतलब उस टाइम पे क्लास नहीं करती थी। हाँ है, अंजलि है, तो उसको कह दो बोला करे, बोलती उलती नहीं है, तो कह दो हमको याद नहीं आ रहा अंजलि कौन है जी, चेहरा नहीं याद आ रहा है हमको। और हम वो क्लास नहीं करती थी तो उस टाइम पे क्लास में से निकाल दिए थे एनरोलमेंट में से ना, लेकिन अगर आप क्लास कर रही हो अंजलि तो क्लास करो रेगुलर ना, नहीं तो फिर निकाल दे। खाली वीडियो देख ले ना, और लाइव क्लास करिए और वीडियो भी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे दिव्यांशु कल परसों बताया था कि सर जी वीडियो देखते हैं काहे निकाल देते हैं हमको, तो फिर उसको नहीं निकाल रहे अब क्लास में। जो वीडियो देखता है वीडियो देखा करे, हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप क्लास में रहते हैं तो हम आपको एनरोल करके ऐड कर लेते हैं। बाकी मनीषा, मनीषा मनीषा का बहनी नोट्स ना भेजबू, हाँ अच्छा। प्रज्ञा, सर जी कॉपी नहीं है, तू लोग सूरज सर जी के नोट्स बात तो रोज भेजल है, हम थोड़ा सा रोज पढ़ाते हैं यो नोट्स नहीं भेजते। हम एफआईआर, एफआईआर करा देंगे तुम लोग के ऊपर।
FIR करा देंगे अगर नोट्स नहीं भेजोगी तो। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? एनीवन? हाइब्रिडाइजेशन, ए हम ही पढ़े ले ना थर्ड सेमेस्टर में, प्लांट ब्रीडिंग। अब बोलेगा ही नहीं कोई, हाइब्रिडाइजेशन बताओगे? अरे भूपेंद्र, हाइब्रिडाइजेशन बतावा भैया। नोट्स तो ना भिजले हुआ, ई बतिया निकल गई, नोट्स पर ना बोल रहा है। दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा। हाँ हाँ, बोला 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 बोला। हाँ मतलब दो अलग अलग गुण वाले, दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट के बीच में क्रॉस करा के एक ऐसा प्लांट ग्रोथ करना, एक ऐसा प्लांट ग्रो करना जिसमें इन दोनों की कैरेक्टर हो और उससे ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हेट्रोसिस क्या है? हेट्रोसिस, सुपीरियोरिटी ऑफ द जीन कैसे? हवाई जहाज से? हाँ, सुपीरियर होना ही क्या कहलाता है? हेट्रोसिस मींस दैट हाइब्रिडाइजेशन का ही प्रोसेस हो, बट क्या हो कि हेट्रोसिस ऐसा प्लांट होता है जिसमें उन पेरेंट्स के सभी अच्छे गुण आते हैं और कुछ वेरिएशन से उसके अंदर भी अच्छे गुण आते हैं, अर्थात खराब गुण नहीं होने चाहिए। उसी प्लांट को हम लोग हेट्रोसिस प्लांट बोलते हैं। सूरज सर जी एक दिन तुम लोग के क्लास में बोले थे ना कि जिसको जो टर्म भूल गया सब भूल गया। तो वैसे ही अब आते हैं हम लोग, अब तू लोग पे हम ज्यादा ध्यान न दे, गधा होगा। जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जब किसी प्लांट के कायिक भाग को, जब किन्हीं दो प्लांट के कायिक भाग को सेलेक्ट करके हम एक नया प्लांट ग्रो कराते हैं आर्टिफिशियली, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी प्लांट के दो प्लांट्स ले लीजिए, उनके दो सोमैटिक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कीजिए या दो सोमैटिक सेल ले लीजिए, कहीं से भी प्लांट के किसी भी हिस्से से दो सेल सेलेक्ट करिए और उन सेल के द्वारा उन सेलों को जोड़कर फ्यूजन करा के एक नया सेल बनाइए जिससे कि नया प्लांट ग्रोथ हो और दोनों का कैरेक्टर उसमें आए। ऐसे ही प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, और सोमेट्रिक हाइब्रिड प्लांट उसको कहा जाता है। बात समझ में आयल? तो कैसे बनता है सर जी, यही सब आगे के प्रोसेस में हमको सीखना है। उससे पहले हमको दो चीजें और याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी जो डिफिनेशन बताया ना कि किन्हीं दो प्लांट के सोमैटिक पार्ट को सिलेक्ट करके एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाना ही सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। लेकिन ये हम लोग की परिभाषा गलत हो जाएगी। कब? अब आगे कैसे गलत होगी? क्योंकि प्लांट के किन्हीं दो सोमैटिक पार्ट को सेलेक्ट करके हम नया प्लांट ग्रो नहीं करा सकते। उस सोमैटिक पार्ट से भी हमको कोई एक अच्छा सा पार्ट सेलेक्ट करना था। वही पार्ट को जानने के लिए दो चीजें आपको याद होना जरूरी है। सबसे पहला, प्रोटोप्लास्ट जानते हैं? अच्छा, प्रोटोप्लास्ट जानते हो? प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, अच्छा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। हरित लवक का कोशिका द्रव्य कैसे होगा? हरित लवक तो खुद कोशिका में पाया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो क्या हो गया? नहीं, गलत। तब है का साइटोप्लाज्म। ये बताओ तुम लोग यार, फिजियोलॉजी है फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ सेल का है, ये सेल का ही है सब।
अभी हम बोले कि 2 सोमेटिक सेल सेलेक्ट करके हमको एक हाइब्रिड प्लांट बनाना है, तो सोमेटिक सेल अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमको ये बातें याद होनी चाहिए कि सोमेटिक सेल है क्या। एक नंबर में ये दोनों तो मान लो फर्स्ट ईयर का नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों इस बार फिक्स आएगा। ये पूछेगा क्या है बताओ। अच्छा साइटोप्लाज्म बताओ, कहाँ पाया जाता है। हाँ सेल करे जी, साइटोप्लाज्म मतलब साइटो माने सेल और प्लाज्म मतलब तरल पदार्थ। सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, जो जिलेटिन अभी बोलिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मतलब अगर एक कोई कोशिका है, कोशिका में ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ जो ये लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, और सेल ऑर्गन जितने भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, आपके लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, तारक काय, फारक काय, जितना सब है उसको किसमें सब जीवित रहते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में ही तो रहते हैं सब। वो कहाँ रहेंगे सब। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड सब्सटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, यही बोलते हैं। तब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। हाँ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और तुम लोग हो लोग गधा, पता है इस बात का आप लोगों को ज्ञान है कि आप लोग गधा हो चुके हैं। आप लोग नेट से पढ़ते हैं, आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग गलती यही कर देते हैं कि पीछे की जो पढ़ी हुई चीजें हैं, कभी नोट्स उठाओगे नहीं फर्स्ट ईयर का, कभी नोट्स उठाओगे नहीं सेकंड ईयर का, कभी उठाओगे नहीं थर्ड सेमेस्टर का, सेमेस्टर का कोई नोट्स, खाली जो पढ़ रहे हैं बस यही पर लगल नहीं, खाली बस पेपर देना है। फोर्थ सेमेस्टर में है तब पढ़ेंगे बस, फोर्थ सेमेस्टर का हर एक चीज आएगा हमको, राहुल सर से भी ज्यादा आएगा फोर्थ सेमेस्टर का, अच्छी बात। लेकिन आपको पीछे का नहीं आ रहा है, ये बुरी बात। आपको अभी ट्यूशन पढ़ाना हुआ, आपको अभी कोचिंग देना हुआ, जब हाईकूल ना आई का है कुछ ज्ञान, एक का दिन जब 8वां सेमेस्टर का बटरा जाएगा तब पढ़ोगे। हाईकूल के पढ़ी, ये समय का ज्यादा अव्वल बड़ी बात है कि पीछे का ज्यादा आना बड़ी बात। हमेशा से ये कहते हैं ना, आज हम पढ़ाने के मूड में थे, पढ़ाने के मूड में आए, लेकिन देख रहे हैं तुम लोग कंडीशन है खराब हो गया। ये जरूरी नहीं है ना भैया कि इस समय जितना पढ़ रहे हैं उतना आ रहा है कि नहीं, जरूरी है कि पिछवा जो पढ़े हैं वो सब आ रहा है कि नहीं। आगे पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा जब तक हमको पीछे की चीजें याद नहीं होगी। तो ज्यादा पढ़ना अच्छी बात नहीं है, कम पढ़िए, ठोस पढ़ना अच्छी बात है, याद होना चाहिए। अब आप साइटोप्लाज्म नहीं बता रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। खुद खुद इमेजिन करिए आप लोग। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जब साइटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला देते हैं, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर हो जाता है प्रोटोप्लाज्म। और यही प्रोटोप्लाज्म लाइफ की वन यूनिट होती है, हो जाएगी, इससे नया जीव ओरिजिनेट हम लोग करा सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा प्रिजर्वेशन, तो प्रोटोप्लाज्म हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या हो सकता है, किसी एक यूनिट हो सकती है। ये बस सेल डिवाइड हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म मिला और साइटोप्लाज्म मिला, तभी प्रोटोप्लाज्म होगा। अर्थात साइटोप्लाज्म से हम कोई नया जीव ओरिजिनेट नहीं करा सकते हैं जब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि उसी में आरएनए, प्रोटीन, डीएनए सब होते हैं। उससे भी हम लोग जीव ओरिजिनेट नहीं करा सकते, क्यों, जब तक हमारे पास उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म नहीं हुआ तो न्यूक्लियस रहेगा क्या। पीछे का पढ़ा जा थोड़ा ना। अब उसके बाद आते हैं साइटोप्लास्ट क्या होता है जी, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। तो जरूरत पड़ेगी हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट की। तो ऐसे ही देखो, प्लांट का कोई सोमेटिक दो ठो सेल सेल सेलेक्ट करेंगे। आज तुम लोग एकदम मेरा मन उदास कर दिए, एकदम दुखी हो गए हम, एकदम दुखी, एकदम बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि हम फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाए तो तुम लोग नहीं आ रहा है, नहीं, हम ब्रीडिंग तो पढ़ाए ना, उसमें आ रहा है। और चीजें जो है वो सब, ये सब आना चाहिए। ये सब आप लोग का बैच सबसे अच्छा बैच है टीडी कॉलेज का, लेकिन आप लोग का बैच हमके लगा था कि अब बैच खराब हो रहा है। अगर पिक्चर उच्चर देख रहे हो आजकल, तो पिक्चर उच्चर देखो, अच्छी बात है। हम खुद देखते हैं, दिन भर घूमेंगे, दिन भर नाचेंगे आएंगे, अपना पढ़ने के टाइम पे पढ़ते हैं। और एक्स्ट्रा के पीछे नहीं भागिए, उसके पीछे भागिए जो आपको नहीं आ रहा है ना। हर टास्क पूरा करिए, हर ज्यादा चीजें पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, अच्छी बात है। इसको नहीं भूलना है। ये जरूरी नहीं कि आपको अभी कितना आ रहा है, आपको आगे भी कितना आ रहा है ये जरूरी है ना। कक्षा 11, कक्षा 9 से बोलो
तुम क्लास 9 से इंग्लिश का हर एक चैप्टर हमको हर एक चैप्टर की स्टोरी याद है, हर एक राइटर का नाम याद है, सामाजिक विज्ञान याद है, हर एक सब्जेक्ट 9 से अब तक जब से यूपी कॉलेज पढ़ रहे तब से सब याद है। तो उसको हम रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आपको पीछे का आना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में कभी बेरोजगार ना बैठो। खाली ये पास थोड़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर तुम लोग कबो पास हो जाओगे लिख के, इतना अच्छा लिखते ही हो तुम लोग, कभी भी पास हो सकते हो। जैसे थर्ड सेमेस्टर में थी सोनाली ना, जब रीडिंग में कम नंबर पा गई, उस टाइम पे 49 पाती थी, रीडिंग में कम नंबर पा गई, हमसे कही कि सर जी हम जब सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, हम पढ़ने में इंग्लिश इंग्लिश मेरा सही था, जब हम पढ़ने आ गए, कोचिंग में आ गए पढ़ने, मेरा इंग्लिश वीक हो गया, मेरा सब्जेक्ट वीक हो गया। हम उसको समझाए कि तुम कोचिंग में आई तो तुम्हारा सब्जेक्ट वीक नहीं हुआ, तुम एग्रीकल्चर ले ली इसलिए तुम्हारा वीक हुआ। हमें अंग्रेजी में बहुत तेज थे, लेकिन आज एग्रीकल्चर पढ़ते पढ़ते ऐसा कंडीशन हो गया है कि वही चीजें याद होती है जितना लिखना पड़ता है, वो चीजें छूट गई। तो जब चीजें छोड़ देंगे आप तो ऐसे ही होंगे। और ब्रीडिंग के टाइम पे वो सब कोचिंग छोड़ दी और सोची कि अब तो हमको आ ही रहा है, तो वो चीज करते और वो फिर पेपर में ब्रीडिंग का नहीं कर पाई। तो ऐसा नहीं बनना है, हमको एकदम मध्यम वर्ग का स्टूडेंट रहना। हम के ना दिखाओ कि हमरे अंग्रेजी वाला खूब ना, हमरे हिंदी ना भोजपुरी, हमको जो आता है अच्छी बात है, हम बता पाते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आप लोग बताइए ना, हम कभी कहते हैं क्या कि हमको खुद ही एकदम सटीक वो डिफिनीशन इंग्लिश वाली नहीं याद रहती है, और हम जानते हैं कि उस सटीक डिफिनीशन इंग्लिश वाली हम याद करके क्या करेंगे, हमको जब पेपर में लिखना होगा तब ना, उसमें तो याद ही रहेगा, इंग्लिश लिख देंगे सेंटेंस। हमको ये याद होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ताकि हम किसी को बताएं यार। बोले तू अंग्रेजी याद कर ले रहा, रटबा माई नेम इज राहुल, आगे भूल गए सिंह है कि क्या है, पता है कि राहुल सिंह नाम है, ऐसे भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल पाइए आप, बोले के कॉन्फिडेंस रखा जाओ, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बताओ तुम लोग बड़ा मतलब साइटो प्लान नहीं बता पाए, यही वो लग रहा है। अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बस इतने पता? याद आ रहा है क्रेब्स चक्र कौन पढ़ाया तुम लोग? हम पढ़ाए थे ना क्रेब्स चक्र, बायोकेमिस्ट्री का सौरभ सर हमको बोले थे ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र पढ़ाइए। क्रेब्स चक्र पढ़ा रहे थे तो उस समय इसके बारे में बड़ा बात बताए थे तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, याद आ रहा है? खाली इतने ही याद है पावर हाउस सबसे, कौनो लड़का बता देगा। 9वें से है, अच्छा 6 7 8 से है माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या है बताइए इसके बारे में, दूसर का नाम बता दो, दूसर का नाम क्या है इसका? पावर हाउस ऑफ सेल के साथ साथ और इसे क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि हम आप लोग की बेइज्जती कर रहे हैं ना, पूछ पूछ के बेइज्जती हम तब करते जब कोई एक्स्ट्रा चीज पूछते, कोई बाहरी चीज पूछते या ऐसी चीज पूछते जो तुमको नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस हो, तब तो इसको ईगो पे मत लेना, इसको अपने अंदर बैठे उस चीज से लो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसको कांड्रियोसोम बोलते हैं, याद आ रहा है? इसका और क्या प्रोसेस है, इसका वर्क क्या है, मेन वर्क क्या है, तुम भी बता दोगे सर जी? ऊर्जा जनरेट करना, ऊर्जा रखना, ऊर्जा, और मुख्य वर्क क्या है, और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है? तो ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र याद रहेगा तब ना पता रहेगा कहाँ लिए इंपॉर्टेंट। ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, तो ये क्या कराता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, अनऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रेस्पिरेशन कराता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा किस चीज में देता है? तो वो भी बोलते हैं सर जी एटीपी एडीपी को रखने वाला सबसे बड़ा सोर्स होता है ये। और एक बात बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके द्वारा हम नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं, इनके अंदर क्षमता होती है ना। अब आप लोग समझिए, आप गलती कर रहे हैं, सेल भूल गए हैं आप लोग। ये सब पढ़ा जा थोड़ा थोड़ा।
चलो, तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जब हम किसी भी सेल में से, जब किसी सेल में से सेल वाल को निकाल देते हैं, रिमूवल ऑफ सेल वाल फ्रॉम एनी सेल, जब सेल में से सेल वाल को निकाल देते हैं तो जो प्राप्त होता है हमको, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ठीक। साइटोप्लास्ट क्या होता है, जब किसी सेल में से न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो जो जो कुछ बचता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट। समझ में आ रहा है। अच्छा, सेल में से जब सेल वाल निकाल देंगे तो सर जी ये तो जो कोशिका द्रव्य होता है पूरा लिक्विड सब्सटेंस है, तो बाहर बहने लगेगा। सर जी बहने लगेगा ये, तो हम कहेंगे नहीं बहेगा ना, क्योंकि सेल वाल कितने भागों में डिवाइड होती है, सेल वाल जो तीन, कौन कौन से, हाँ, प्राइमरी लेमेला, मिडिल लेमेला और सेकेंडरी लेमेला ना। तो जो ये सेकेंडरी होता है एकदम लास्ट वाला होता है, और यही क्या होता है, सेल वॉल, यही क्या होता है उसका डेड पोर्शन। बाकी मिडिल और प्राइमरी क्या होते हैं, अभी जीवित होते हैं, क्यों, क्योंकि वो कांटेक्ट में रहते हैं किसके, साइटोप्लाज्म के। ठीक। तो हम लोग ये लास्ट वाला निकालते हैं बस, सेकेंडरी लेमेला को। सुना, ये हो गई आपकी कोई सेल, ये हो गई सेल वॉल, और इसमें हो गया आपका ये न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब भी ये किसी सेल में से, इस सेल में से जब हम इसकी सेल वाल को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो कुछ बचता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अच्छा जी, ये तो लिक्विड था, बहा क्यों नहीं, तो वही बात है, ये जो सेल वाले बाबू ये तीन भाग में डिवाइड है, एकदम इधर प्राइमरी वाला है और बीच में मिडिल लेमेला है, और जो बीच वाला प्राइमरी होता है उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। आपको ये भी अंतर हम बताएं कि वॉल और मेम्ब्रेन में अंतर क्या है। वॉल है, ये दीवाल है, तो वॉल क्या होती है, डेड होती है, डेड पोर्शन को वॉल बोलते हैं। ठीक। और जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, जीवित होती है, वो झिल्लीदार होती है, उसमें जीवन अभी होता है, क्योंकि वही मेम्ब्रेन आगे चल के वाल बनेगी, फिर उसके पीछे वाला पोर्शन मेम्ब्रेन, फिर वाल, फिर मेम्ब्रेन, ऐसे पीछे वाला, ऐसे देखा हाथ है, तो ये अभी क्या है, सेल वाल। हम लोगों में सेल वाल नहीं पाई जाती है ना, हम लोगों में सेल मेम्ब्रेन ही होती है। अब ये निकल जाएगी एपिडर्मल टिश्यू, ये पूरा निकल जाएगी, तो अब जो इसके पीछे वाली सेल है वो क्या आ जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक। तो वो अब सेल वाल हो जाएगा लास्ट वाला। पेड़ का वो जो उखाड़ते रहते हैं हम लोग, उखाड़ लेते हैं उसका, तो अब उखाड़ लेते क्या, वहां पे कुछ जमता नहीं है, फिर फिर वहां पे सेल बन जाती है, फिर वो डेड होती है, फिर वहां पे सेल बन जाती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जीवित 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 को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नहीं तो ऐसे आप सेल के चारों तरफ पाए जाने वाला कोई प्रोटेक्टिंग घेरा हो, रिंग हो, इसी को हम लोग सेल वाल बोलते हैं। अब ये रिंग अगर लिविंग्स के कांटेक्ट में अगर लिविंग है तो इसको मेम्ब्रेन बोल देते हैं, नहीं तो इसको वॉल ही बोलते हैं। तो देखो, ये कोई सेल थी, अब इस सेल में से हमने इसका सेल वॉल निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये जो बचा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब ये इसका जो है साइटोप्लाज्म, और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो बचा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। केवल लिक्विड नहीं बचा, ये मेम्ब्रेन भी बचा, तो ये पूरे पोर्शन को ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं सर जी, तो जब इसको तोड़ देंगे सर और न्यूक्लियस को भी तोड़ देंगे तो जो पूरा लिक्विड सब्सटेंस बचेगा वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ऐसा ही ये सेल है, और इस सेल का अगर हमने न्यूक्लियस निकाल लिया, न्यूक्लियस कुछ देर के लिए निकाल लिया, तो ये जो बचेगा ये पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लास्ट। और मेन पूरा का पूरा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में इसी का रोल है। तो करते क्या है वही देखना है। हम लोग दो दो प्लांट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है इसको कार्लसन ने किया था। कार्लसन ने निकोटियाना की दो दो पौधे लिए थे, उनके ऊपर प्रैक्टिकल किया था। तो निकोटियाना के ऊपर वो कार्लसन ने जो प्रैक्टिकल किया, तो कैसे किया था ये हम आपको बता। एक प्लांट था निकोटियाना टोबैको, निकोटियाना टोबैको, एनर्जी ये नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ पड़ा है एकदम। निकोटियाना टोबैकम
और उसके बाद था निकोटियाना, इसका नाम था लैंग्सड्रॉफी, लैंग्सड्रॉफी। हाँ, कार्लसन साइंटिस्ट माला लिखा जाए, यही सबसे पहले प्रयोग किए थे। दो प्लांट लिए थे, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना लैंग्सड्रॉफी। इन्हीं दोनों प्लांट के सोमैटिक सेल को सेलेक्ट करके उन्होंने क्या बनाया था, एक सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनाया था। तो सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए हमको दो प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, और उन दोनों प्लांट के किसी भी सोमैटिक पार्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसी सोमैटिक पार्ट को सेलेक्ट करके हम लोग एक नया प्लांट बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। तो सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, हमको तीन प्रोसेस करना होता है। क्या करना पड़ता है, तीन प्रोसेस। पहला होता है जिसमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब बताओ, यही लिख देते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट पते ना रहता का होता, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। उसके बाद थर्ड होता है फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्लास में स्तुति है क्या, स्तुति क्लास में है? कल कहाँ थी? सूरज सर का तो क्लास की थी तुम, तब तबीयत ठीक हो जाएगा आधा घंटा बाद। क्यों बात है, सोई थी? तो फिर मेरे क्लास में, हमारे क्लासवा में तबीयत खराब रहा क्या? सो रहे हो तुम लोग, सोने वाला बीमारी छोड़ दो, सोने वाला बीमारी तुम लोग छोड़ दो ना। हम रतिया को हम रात को जगे रहते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि क्या है, कौन कौन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है। समझ में आता है? तुम लोग एक एक दो दो बजे तक व्हाट्सएप चलाओगे तो फिर सुतोगे कब? 8 बजे नींद खुलबा करी ना। हम हमको सब पता है। या तो तू लोग एक काम करवा, हमके ब्लॉक कर दोगे, या तो या तो जो स्टेटस होता है उस पे से हटा दोगे। दो चीजें कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर वन नहीं सेव करोगे तो नहीं दिखाई देगा, और बाकी कई प्रकार के कुल व्हाट्सएप व्हाट्सएप होते हैं। आप जगिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं जो जगते हैं तो हमसे बात भी करते हैं, पूछते भी रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी रात को ही पढ़ते हैं। जब आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप पढ़ के 2 बजे ले या सुबह 8 बजे ले, तो कुछ बची राती के दिमागी में, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा ना करिए। क्लास आप, एक ही रीजन है तुम्हारा, सूरज सर जी का क्लास की, या तुम मेरे क्लास में सोई होगी। तो क्लास क्लास आप उठिए सुबह। बस, फिर वही बात, जाने दो भैया। काली माई लोग, दुर्गा माई लोग, भवानी माई लोग से कोई कोई जीत नहीं सकता। प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, पहला है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, उसके बाद तीसरा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तीन चीज करते हैं। सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, मतलब क्या, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। कहां से अलग करते हैं, तो वह सोमैटिक सोमैटिक पार्ट जो सेलेक्ट किए वहां से। उसके बाद दूसरा होता है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, मीडियम तैयार करते हैं जिसमें हमको उन दोनों को फ्यूज करें। फ्यूजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जो दो प्लांट का अलग अलग प्रोटोप्लास्ट दिए रहेंगे उनको दोनों को जोड़ देना, और जब वो दोनों जुड़ जाएंगे तो उससे नया प्लांट जो बनेगा वही हाइब्रिड प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो अब यही तीन प्रोसेस कार्लसन ने भी किया था। और कार्लसन ने ये तीन प्रोसेस क्या क्या किया था, कैसे किया था, उसी को समझना है बस। तो हमको समझ में आया है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट,
तो उन्होंने ये जो दो प्लांट लिया था, तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट अब यहीं से समझेंगे। उन्होंने एक प्लांट लिया, मान लो निकोटियाना टोबैकम का नाम हो गया ए और निकोटियाना लैंग्सडोर्फी का नाम हो गया बी। तो ये दो प्लांट, दो पेड़, मान लो दो ठो स्पीसीज हो गई। अब इन दोनों में उन्होंने दो ठो प्लांट सेलेक्ट किया। भूपेंद्र प्लांट बनाना सिखाया है नहीं, क्या बताएं। सिखा दिले होता तो बढ़िया बनी थी ना। वेरी गुड, हाँ ना, थोड़ा आसान वाला। अरे बहुत टीचर लोग का देखे हैं, जब दिखते हैं वो लोग नहीं बना पाते हैं। तो हम तो मान लो इनफॉर्मल टीचर है, हम अपने आप को खुद कहते हैं। हाँ। वो ज्योति बनाई थी गाजर और प्लांट प्लांट बनाई थी, बड़ा बढ़िया। मान लो ये दो ये गमला में बना लो, ये गमला में ना हो लेकिन मान लो यही यही हम यही नहीं बनता है एपिकल पोर्शन। मान लो ये एक प्लांट हो गया और इधर भी ऐसा ही एक प्लांट बना लीजिए। आज तो लोग हमारा दिमाग एकदम खराब कर दे लोग, पता नहीं क्या है। इससे बस एक ही बात समझ में आती है कि तुम लोग सौरभ सर जी की कोई बात याद नहीं रखते। हमारा तो छोड़ दे, हम तो उन्हीं की बतिया बोलते हैं। तुम लोगों से देश का भविष्य है, हम लोगों का क्या, हम लोग तो खराब है और वही कमी बताते रहते कि ये कमी मत रखिए। देखो जी, दो प्लांट ले लिए, अभी दो प्लांट का कहीं से भी सोमेटिक पार्ट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं से भी सोमेटिक पार्ट। मान लीजिए सेलेक्ट कर लिए सेल, कहाँ गया। हाँ, मान लो कोई सेल सेलेक्ट कर लिए, वैसे ही सेल बना लो, मान लो जैसे ऐसे बनाए। कोई सेल सेलेक्ट कर लिए, इसमें हो गया इसका न्यूक्लियस और इसमें हो गया इसका साइटोप्लाज्म। इस प्लांट से ये वाला सेल सेलेक्ट किए ए, और इस प्लांट से ये वाला सेल सेलेक्ट किए जिसको बोलते हैं बी। ये दो दो चीजें सेलेक्ट किए ए और बी, दो सेल सेलेक्ट कर लिए। तो क्या इन दो सेल को हम लोग जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं ना। सेल की परिभाषा, जब दो सेल को जोड़ेंगे तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू का परिभाषा क्या है? टिश्यू की डिफिनीशन बताएंगे या बताएंगी, किसका नाम क्या ले, बताएंगे, बताएंगे, गलत। हाँ 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 हाँ, कार्य संरचना डिवीजन में सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, in which is similar in function, structure and division। मतलब वो विभाजन में, कार्य में, संरचना में जब एक समान रहेंगी, उन्हीं उन्हीं कोशिकाओं के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। नहीं तो अब हमारा टिश्यू, हमारा सेल और प्लांट का सेल क्या रखेंगे दोनों को ऐसे एक साथ तो टिश्यू बोलेंगे? बोलो प्रीति, बोली थे ना ग्रुप ऑफ सेल। नहीं ना, नहीं। तो ग्रुप ऑफ सेल तभी कहा जाएगा जब ये टिश्यू क्या हो, स्ट्रक्चर में भी सेम हो, फंक्शन में भी सेम हो, और क्या हो, डिवीजन में भी सेम हो। नहीं तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब भाई ये आंख वाली टिश्यू लेके यहाँ लगा देंगे क्या? नहीं ना, सेल ही तो है, यहाँ ग्रुप बना लेते हैं, नहीं जुड़ता। ठीक है, तो अब हमको इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे पहला प्रोसेस था आपका आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो अब प्रोटोप्लास्ट समझ गए हो, मतलब इससे एक प्रोटोप्लास्ट हम निकालेंगे, न्यूक्लियस रहेगा, और इनसे इनका प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे, दोनों से दोनों का प्रोटोप्लास्ट निकाल लिए। अब इसी प्रो अच्छा ठीक है, देखा ये यन यन यही दोनों क्या हो गया, इसका आइसोलेशन हो गया, किसका? प्रोटोप्लास्ट का। लेकिन सर जी ये निकाले आप कैसे? ऐसे खींच खाच के छील दिए क्या, जैसे मुर्गवा छील के सब चौड़िया फेंक देते हैं? नहीं ना, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है?
प्रोटोप्लास्ट निकालने के लिए हमको एक प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोटोप्लास्ट ये जो ऐसे इसी को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि सेल से प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करना ही आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हो गया। लेकिन ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कैसे किए हैं इस सेल से, तो इसको समझते हैं। तो ये कैसे निकलता है, तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट अगर हमको निकालना होगा, ये इतना बात तो समझ में आ गई हुई। जब दो सेल से अगर हम प्रोटोप्लास्ट निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अरे हाँ, तो ये प्रोटोप्लास्ट निकला कैसे होगा, तो मान लो ये जो सेल थी इसके चारों तरफ सेल वाल थी और ये इसका न्यूक्लियस था, ये इसमें द्रव्य भरा था। तो इसी रिमूवल के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल CW लिख दे रहे हैं ना क्लास वर्क। सेल वाल के रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ये हो गया प्रोटोप्लास्ट। लेकिन ये निकला कैसे, यहां से यहां तक पहुंचा कैसे, तो इसको निकालने के लिए हमको चाहिए होता है कुछ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स में होते हैं जैसे सेलुलोज, उसके बाद होता है पैक्टिनेज। जब इन दो चीजों को इस सेल के ऊपर हम प्रोवाइड कराते हैं, इसे फ्लो करा दिए इसके ऊपर, जैसे सेलुलोज और पैक्टिन जब इसमें हम लोग प्रवाहित करा दिए तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका सेल वाल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और जो प्राप्त होगा हमको क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। लेकिन सर जी ये भी तो हो सकता है कि जैसे ये सेलुलोज और पैक्टिनेज जब इसके सेल वाल को रिमूव कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन जो इस पे होगी वो तो बहुत पतली होगी, जैसे ये जो बना है, तो ये भी तो निकल सकता है। तो अब पहले ये जानो कि सेलुलोज और पैक्टिनेज से निकल कैसे जाता है ना, सेलुलोज इन्हीं से प्राप्त किया जाता है सेल से, और जब इस पे हम लोग सेलुलोज प्रवाहित कराते हैं तो इनको जैसे ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूलने लगता है, जैसे फूल जाता है, जैसे चना को पानी में डाल देते हैं, चना ऐसा आसानी से उसका क्या कर सकते हैं हम लोग, उखाड़ सकते हैं। तो ऐसे ही जब सेलुलोज और पैक्टिनेज इसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, इसको देते हैं, तो इसके चारों तरफ से इसकी सेल वाल क्या हो जाती है, हट जाती है ना। लेकिन सर जी सेलुलोज और पैक्टिनेज से ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी मात्रा बढ़ जाए या घट जाए, तो हो सकता है मेम्ब्रेन भी निकल जाए, तो फिर ये हमारा आइसोलेशन सही नहीं होगा। तो आइसोलेशन को बचाने के लिए इसमें हम और भी कुछ मिलाते हैं, जैसे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सॉर्बिटाल, ये दिख नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, इसमें और कुछ भी डालते हैं जैसे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, सॉर्बिटाल डालते हैं। जब इन चीजों को मिलाते हैं तो इसके वजह से केवल और केवल डेड पार्ट ही इसका रिमूव हो पाता है, जो लिविंग पार्ट होता है अर्थात कहेंगे मेम्ब्रेन जो होता है वो रिमूव नहीं होता, केवल बाहर का कचरा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। और प्रोटोप्लास्ट हमको, कचरा मीन्स दैट जो सेल वाल होती है वो डेड सेल की बनी होती है, तो पूरा डेड सेल साफ हो जाता है और हमको क्या मिल जाती है, लिविंग सेल्स। हाँ भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र बोलिए। हाँ भूपेंद्र देखिए, बता रहे हैं। ये हो गया आपकी सेल वाल, ये हो गया न्यूक्लियस, इसमें वही है पूरा सेल, ये एक पूरी सेल हो गई। इस सेल से हमको रिमूव अगर हम कर देंगे, सेल वाल को रिमूव कर देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा यही प्राप्त होता है भैया, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। और ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ये बस इसके बाहर का जो डेड सेल निकला होता है, सेल वाल केवल निकली होती है, डेड सेल की जो लेयर होती है वही निकल जाती है। बचता क्या है, सेल मेम्ब्रेन बच जाती है और उसके अंदर का पूरा सब कुछ बच जाता है, यानी कोशिका से केवल और केवल उसके बाहर का आवरण हट जाता है, और वो आवरण किसका होता है, डेड सेल का, और उसी को बोलते हैं सेल वाल। और ये हटता किसके वजह से है, तो जब हम लोग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर इसमें हम लोग मिलाते हैं सेलुलोज सेलुलोज और पेक्टिनेज मिलाते हैं भूपेंद्र, तो क्या होता है कि इसकी सेल वॉल रिमूव हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इसकी मात्रा बढ़ जाने से मेम्ब्रेन भी निकल जाता है उसका, तो फिर क्या बचेगा, इसमें से ये पिचक जाएगा तुरंत, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म सब बाहर आ जाएगा।
लेकिन नहीं, हमको पूरा लिविंग प्राप्त करना है, तो उसके लिए इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, और उसके साथ साथ और भी चीजें मिलाते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, सॉर्बिटाल मिलाते हैं। सॉर्बिटाल क्या होता है, ये तो तू लोग जानो तो बायोकेमिस्ट्री का, क्योंकि हम नहीं जानते सॉर्बिटाल क्या होता है। अच्छा ठीक, टाइम है इसका 16 आवर्स के लिए। तो जब 16 आवर के लिए, 16 घंटे के लिए हम लोग इसको रख देते हैं किसमें, सेलुलोज और पैक्टिनेज के सॉल्यूशन में। हाँ बोलिए। ये था ना, ये पिछले साल था ना। तब तो आप भूलिए नहीं, ये देखिए, तो इसीलिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड और सॉर्बिटाल मिला दिया जाता है, जिससे कि इसकी मेम्ब्रेन ना निकले, केवल और केवल क्या रिमूव हो, सेल वॉल, और हमको क्या मिल जाए, पूरा का पूरा लिविंग लिविंग पोर्शन मिल जाए सेल का। और इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। भूपेंद्र समझ में आया प्रोसेस, रिमूवल ऑफ सेल वॉल का प्रोसेस समझ में आया, कि किसी सेल से उसका सेल वॉल कैसे निकालेंगे। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर सेलुलोज और पेक्टिनेज का घोल तैयार करेंगे और उसी में हम इसको डाल देंगे। और अगर हमको डर ये है कि मेम्ब्रेन भी नष्ट हो सकती है, तो हम पहले ही से उसमें कैल्शियम क्लोराइड और सॉर्बिटाल मिला देंगे, जिससे कि हमारा ये नहीं निकलेगा इसका सेल मेम्ब्रेन, केवल और केवल हमको पूरा लिविंग चीज प्राप्त हो जाएगी। इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहला यही प्रोसेस है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो उन्होंने भी निकोटियाना टोबैकम और लैंग्सडॉर्फी में यही किया था। तो आइसोलेशन कर लिया हम लोगों ने किसका, प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट का हमने आइसोलेशन कर लिया। अब आइसोलेशन करने के बाद हम मीडियम तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, मीडियम, जिसमें हमको ये प्रैक्टिकल करना है। तो ये समझ में आया ना, ये अगर लिख लियो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लियो तो ले लो, तो फिर हम इसको मिटा देंगे ना तुरंत, फिर या तो याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको प्रोटोप्लास्ट मिल गया है दो ठो। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है, और जोड़ देंगे तो वहीं हमारा सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट तैयार हो जाएगा। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे एन हो गया। अच्छा, प्रवेश क्लास में है क्या, आज बोल रहा था, लग रहा है हमको प्रवेश क्लास में है क्या। अरे पढ़ाम आ गिल का हो, आज हम तो के मैसेज करे वाला रही, आज हम तो के मैसेज करे वाला रही भैया, कि तुमको उस समय निकाल दिए थे, क्या क्लास नहीं करते थे, हमको पता नहीं कि तुम वीडियो देखते थे कि नहीं, तो फिर तुम भेजे तो फिर ऐड कर दिए, तो आज पूछे वाला रही, खाली ऐड भइल हुआ कि देखबो करल, अभी देखे नहीं हो। हाँ तो एक, हाँ तो बैठ के एकदम शुरू से वीडियो देखना। हाँ, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मजा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी, अब कम से कम तुम हो तो बोलेगा ना, कोई कुछ बोली नहीं, यस सर। प्रवेश बोलता है ना, जी गुरु जी, यस सर, हाँ आ गया। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मीडियम तैयार करेंगे इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो जोड़ने को ही हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमको मीडियम तैयार करना पड़ेगा। देखा, क्या कि लिविंग चीज के आगे से जब हम इससे से इसको निकाल लेंगे, जब इसको निकाल लेंगे, प्रोटोप्लास्ट तैयार कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इसके चारों तरफ बनने लगेगा सेल वॉल। ना हो देखा, सेल हम लोग की डेड होती रहती है, बनती रहती है, माइटोसिस डिवीजन चलता रहता है। तो माइटोसिस डिवीजन के कारण कुछ देर बाद ये सब फिर बना लेते हैं अपने आप को। तो ये सब अपने आप के चारों तरफ सेल वॉल ना बना पाए, इसलिए हम एक मीडियम तैयार करते हैं, और इस मीडियम में इनको हम लोग रख देते हैं। वो कौन सा मीडियम हो सकता है, चाहे वो एमएस का मीडियम है, जो भी, यानी न्यूट्रिएंट वाला हमको फिर से मीडियम तैयार करना है। आप लोग जानते हैं कि मीडियम में क्या क्या चीजें हो सकती है। मीडियम आपका सबसे पहला, मीडियम लिक्विड होना चाहिए। मीडियम हमारा लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड होने के साथ साथ उसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए ना।
कोकोनट वाटर, ये सब सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग मिला के एक मीडियम तैयार करेंगे और उस मीडियम में इसको रख देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, हमारा जो मीडियम होगा उसका पीएच मान 4.7 से लेकर 6.5 तक रहेगा। यानी कैसा होना चाहिए मीडियम, मीडियम कैसा होना चाहिए 4.5 से 6.5, तो कैसा होगा अम्ली एसिडिक ना। हाँ तो एसिडिक वाले में हम लोग इसको क्या कर देंगे रख देंगे। ठीक, तो एसिडिक मीडियम तैयार करना है। बाकी आपको इतना पता है कि एसिडिक मीडियम तैयार करने के लिए हम उसमें क्या क्या मिलाएंगे, सारी इसेंशियल चीजें ये तो मिलाने के बाद उस मीडियम का ऐसा कंसंट्रेशन बनाएंगे कि वो क्षारीय यानी क्षारीय प्रकृति की सभी चीजें मिला के उस मीडियम को हम लोग तैयार करेंगे। अर्थात अम्लीय मिला के उस मीडियम को तैयार करेंगे, अर्थात एमएस मीडियम ना, मुर्शिगे वाला मीडियम तैयार करेंगे। मुर्शिगे वाला मीडियम ही शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो बॉयल करके पानी से। हाँ 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 हाँ, एमएस है, डब्ल्यू है, बहुत सारे मीडियम ना, व्हाइट मीडियम वही उसी को डब्ल्यू, बहुत सारे साइंटिस्ट का मीडियम है। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं मुर्शिगे वाला ही आसान है हम लोग के लिए। तो मीडियम तैयार किया, मीडियम तैयार करने के बाद उसमें हम लोग इसको रख देंगे। और रखने के बाद सबसे मेन फंक्शन इसका होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मीडियम तो लोग जानत हुए मैं कोई हाँ सर, ये लिखला 4.7 से लेकर 6.5। पहले ये लिखो, पहले ही लिखो पीएच। अगर ये पीएच पता रहेगा तो मीडियम हम तैयार कर लेंगे। और मीडियम में क्या क्या रहता है बताओ, मीडियम में क्या क्या रहता है पहले ये बता दिए कि लिक्विड होना चाहिए मीडियम, इसेंशियल एलिमेंट सभी होने चाहिए, 17 पोषक तत्व। ठीक, बाकी एक्स्ट्रा चीजें ग्रोथ के लिए और के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं पीजीआर, लो लिख ही दे रहे हैं सब, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर मिलाने के बाद और क्या मिलाते हैं, विटामिन के सोर्सेज मिलाते हैं, कोकोनट मिल्क मिलाते हैं, समझ में आ रही है बात ना, सिरका मिलाते हैं। तो हमको क्षारी बनाना है और अम्लीय बनाना है, तो अम्लीय बनाने के लिए उसमें ऐसी सी चीजें मिलाएंगे जिससे कि वो मीडियम कैसा हो जाए अम्लीय हो जाए। उसके बाद आते हैं फ्यूजन ऑफ, देखो मेन यही है इसका, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। मतलब अब यही मेन था, वो तो आप भी जान, अब जैसे मेन उसमें यही हमको बताना था कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो आप समझ गए कि प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वाल निकाल देंगे तो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा सेल का। और उस प्रोटोप्लास्ट को निकालने के लिए क्या क्या चीजें हमको चाहिए, तो आप समझ गए कि ऐसे ऐसे करेंगे कैसे रिमूव होगी सेल वाल। तो उसका पीएच मान इतना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, सॉर्बिटॉल, कैल्शियम क्लोराइड और ये सब चीजें मिला के उसके हम प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रोटोप्लास्ट प्राप्त कर लिए, नहीं 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 हो, सॉल्यूशन तैयार करने के बाद जितना देर में आपको प्रैक्टिकल करना है उतने देर के लिए बस सॉल्यूशन में प्रवेश इतने देर बदे रखे के कि तो आप प्रैक्टिकल अब तो कर दो, बाकी और चीजें इकट्ठा कर लीजिए आप। जैसे अभी तीन तीन प्रोसेस है फ्यूजन की, तो वही बताने जा रहे हैं कि तीनों फ्यूजन के प्रोसेस में कैसे करना है। तो जब तक फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते तब तक के लिए उसको उसमें रखे रहेंगे ताकि वो डेड ना हो और ना ही उस पे सेल वाल का फॉर्मेशन हो। समझ में आया बात, अगर अभी तुरंत प्रोटोप्लास्ट निकाले हो तो क्यों में रख दो और रख के बाकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर लो, फिर उसके बाद निकाल के तब फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। बस उसको जिंदा रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया से रहित रखने के लिए उसी मीडियम में क्या करेंगे रखे रहेंगे जब तक कि हाँ जब तक कि फ्यूजन नहीं करते। बाकी प्रवेश पीछे के वीडियो देख बाद जब प्लांट ग्रो कराना होगा, अभी ग्रो कराना होगा तब जो मीडियम में रखते हैं वो रखते हैं 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, अंधेरे में उजाले में। हाँ सर, अरे यार 9 बज गया क्या। चलो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट हम आप लोग को कल बताएंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, पहला पेग मेथड के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी के द्वारा और तीसरा होता है हाईएस्ट पीएच कंसंट्रेशन के द्वारा। 3 चीजों के द्वारा इन 2 प्रोटोप्लास्ट को हम लोग जोड़ सकते हैं और जोड़ के नया प्लांट हाइब्रिड सोमेटिक प्लांट बना सकते हैं। जाइए अब पढ़ते रहिए। हाँ भूपेंद्र, 3 ठो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, दूसरा पेग मेथड
तीसरा हाईएस्ट पीएच कंसंट्रेशन मेथड, ठीक है, जोड़ने की विधि हाईएस्ट पीएच कंसंट्रेशन मेथड, मतलब पीएच बढ़ा के लगभग 10 पीएच मान एकदम 10 बढ़ा के तब जोड़ सकते हैं। ये मेथड है ज्योति, कैसे जोड़ेंगे दोनों प्रोटोप्लास्ट। हाँ हाँ, सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट बनाने की 3 विधियां हैं, तीनों विधियां कल 9 बज गया, तुम लोग आज लेक्चर है देने में, पढ़वा जना तो का हुई।